हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज की क्लास में। और लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म, जिसमें हमने आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था। और हमारा आइसोमर्स का एक लेक्चर हो चुका था बेटा, जिसमें हमने आइसोमर्स को क्लासीफाई किया था। आइसोमर्स को क्लासीफाई किया था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्पेस आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। और देन हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को 6 पार्ट में क्लासीफाई किया था। पहला हमारा था चैन आइसोमर्स, देन पोजीशन आइसोमर्स, देन रिंग चैन, देन फंक्शनल, देन मेटामेरिज्म, देन टाटोमेरिज्म। और उसमें हमने क्या कवर किया था बेटा? पोजीशन आइसोमेरिज्म और चैन आइसोमेरिज्म पढ़ चुके थे। और आज की हमारी क्लास है रिंग चैन आइसोमेरिज्म की। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिंग चैन आइसोमेरिज्म। तो आइए देखते हैं रिंग चैन आइसोमर्स क्या होते हैं। तो रिंग चैन आइसोमर्स क्या होता है बेटा? रिंग चैन आइसोमेरिज्म रिंग चैन आइसोमेरिज्म, सबसे पहले तो आप डिफिनीशन देखिए बेटा इसका, कि मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, एमएफ का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट, बट डिफर in the sense of differ in the sense of open chain and ring form, open chain and ring form। यानी कि मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट, बट डिफर इन द सेंस ऑफ ओपन चेन एंड रिंग फॉर्म। ठीक, और आल्सो दे मे बी cyclic isomers having different number of atoms, constituting the ring। तो इस डिफिनीशन का क्या मतलब हुआ बेटा? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है CnH2n। ठीक, ये क्या होता है? एल्केन होता है। अब CnH2n एल्केन भी हो सकता है बेटा, सॉरी माफ़ करिएगा, एल्कीन हो सकता है, या फिर साइक्लो एल्केन भी हो सकता है। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? CnH2n क्या होता है? एल्कीन होता है, और इस एल्कीन को हम साइक्लो एल्केन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखिएगा, जैसे हमारा एग्जाम्पल है C3H6 दिया है बेटा। तो C3H6 का स्ट्रक्चर क्या होगा? CH3 CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिए। ठीक, अब इसको हम रिंग फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिएगा कैसे। ये हमारा ओपन चैन फॉर्म है C3H6 का, और ये रिंग फॉर्म है। आप काउंट कर लीजिए इसमें हाइड्रोजन कितना है। इसमें 3 2 6 हाइड्रोजन है, माफ़ करिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 होगा। 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा, क्योंकि कार्बन का 2 बॉन्ड ऑलरेडी ये बनाया हुआ है। तो 2 हाइड्रोजन से इसको सेटिस्फाई कर देंगे, यानी कि 6 हाइड्रोजन 3 कार्बन। आपको दोनों में 6 हाइड्रोजन 3 कार्बन दिख रहा होगा। तो कहने का मतलब ये दोनों क्या होंगे बेटे? रिंग चैन आइसोमर्स होंगे, रिंग चैन आइसोमर्स होंगे। ये हमारा पहला सेंटेंस यहाँ तक क्लियर हो गया। दे बट डिफर इन द सेंस ऑफ ओपन चैन एंड रिंग फॉर्म, यानी कि किस चीज़ में डिफर करें? मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट, डिफर इन द सेंस ऑफ ओपन चैन एंड रिंग फॉर्म। ठीक, और दूसरा हमारा क्या है? दे में भी साइक्लिक आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग द रिंग। कहने का मतलब बेटा, अगर ये कोई साइक्लिक आइसोमर्स है, ये 5 मेंबर रिंग है, अब हम क्या करें? इसको 4 मेंबर रिंग बना दें और 1 मिथाइल बाहर निकाल दें, या फिर इसे 3 मेंबर रिंग बना दें और 2 मिथाइल बाहर निकाल दें। तो ये भी रिंग चैन आइसोमर्स होगा बेटा।
यही डिफिनीशन में दूसरी लाइन बोला है कि दे में बी साइक्लिक आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग द रिंग। कहने का मतलब ऐसे साइक्लिक आइसोमर्स बेटा जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स हो वो भी रिंग चेन आइसोमर्स होते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक, पूरा कॉपी करिए, फिर आगे एग्जाम्पल देखते हैं। और तो बच्चों हमारा अगला एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मान लीजिए हमारा जनरल फॉर्मूला दिया है CnH2n-2। ये क्या होगा, ये हमारा होता है बेटा एल्काइन होता है या फिर साइक्लोएल्कीन भी बन सकता है। ठीक, CnH2n-2 पे एल्काइन होगा या फिर साइक्लोएल्कीन होगा। ठीक, आइए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं बेटा। जैसे हमें दिया गया है C3H4। ठीक, अब C3H4 में हम क्या कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा CH3, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ये CH। ठीक, यही तो है, 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन। ठीक, अब इसको हम रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारा साइक्लोएल्कीन। ठीक, अब ये हमारा रिंग और चैन, ये रिंग और चैन आपस में रिंग चैन आइसोमर्स होंगे। ठीक, क्योंकि डिफर कर रहे हैं किस चीज़ में, इन द सेंस ऑफ ओपन चैन एंड रिंग फॉर्म। ठीक, तो इसको नोट करिए, फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला हमारा एग्जाम्पल है बेटा C5H10। ठीक, अब C5H10 क्या दिख रहा है बच्चों आपको, CnH2n टाइप का, यानी कि एल्कीन हो सकता है ये, या फिर साइक्लोएल्केन हो सकता है। ठीक, तो आइए इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं हम। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH2। मान लीजिए यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड ना लगा के यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाए, तो CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक, ये हो जाएगा हमारा एल्कीन। ठीक है, 5 कार्बन का एल्कीन। ठीक, अब इसका हम अगर रिंग फॉर्म ड्रा करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 5 मेंबर का रिंग साइक्लोएल्केन। ठीक, या फिर हम इसको 4 मेंबर का रिंग बना दें, एक मेथाइल बाहर निकाल दें, तो भी सेम है। देखिए इसमें उतना ही कार्बन, 5 कार्बन और 10 हाइड्रोजन आपको दिखेंगे, आप काउंट कर लीजिएगा। ठीक, या फिर हम क्या कर सकते हैं, 3 मेंबर का रिंग बना दें, 2 मिथाइल बाहर निकाल दें। ठीक, अब ये बेटा सारे आपस में क्या हैं, रिंग चेन आइसोमर्स हैं। क्यों, क्योंकि ये डिफर कर रहे हैं इन द सेंस ऑफ ओपन चेन एंड रिंग फॉर्म, इन द सेंस ऑफ ओपन चेन एंड रिंग फॉर्म, इन द सेंस ऑफ ओपन चेन एंड रिंग फॉर्म। बट हमने आपको ये भी सिखाया था बेटा कि ये भी रिंग चेन आइसोमर्स होंगे आपस में। क्यों, क्योंकि दे में बी डिफर, क्योंकि ऐसे साइक्लिक आइसोमर्स हैं ये जो डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स हैं, जिनमें डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स होंगे। डिफिनीशन में ही आपको सिखाया था बेटा कि ऐसे साइक्लिक आइसोमर्स इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स हों जो कॉन्स्टिट्यूटिंग द रिंग, यानी कि रिंग को कॉन्स्टिट्यूट करें, बनाएं, तो वो भी आपस में रिंग चेन आइसोमर्स होंगे। यानी कि दे में बी द साइक्लिक आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द रिंग, तो वो भी साइक्लिक रिंग चेन आइसोमर्स ही होंगे। ठीक, तो आपको ये बात पूरा क्लियर होना चाहिए डिफिनीशन बेटा कि ये भी आपस में साइक्लिक रिंग चेन आइसोमर्स होंगे। ठीक, अगर बेटा हम इन दोनों मिथाइल को अलग अलग कर दें तो ये दोनों आपस में क्या दिख रहे हैं, आपको यही दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों मिथाइल 1 पे हैं, यहाँ पे दोनों मिथाइल आपको 1 2 पे दिखेंगे। इसका मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ, पोजीशन आइसोमर्स हो गए। बट एक टिपिकल एग्जांपल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ पे मिथाइल की जगह पे एथाइल लगा दें और पूछे आपसे इन दोनों में आप रिलेशन बताइए, तो ये दोनों में क्या रिलेशन होगा। इस एग्जांपल को यहाँ पे देखिएगा। ठीक, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, क्या आपको कहीं पोजीशन दिख रहा है। अगर आप पोजीशन बोलते हैं तो बेटा किस चीज़ की पोजीशन, किस ग्रुप का पोजीशन, यानी कि किस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन ऐसा स्पेसिफाइड तो है नहीं,
और ना ही ये रिंग चेन आइसोमर्स हो सकता है, क्योंकि जो साइकिल है उसमें सेम कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन, तो ये रिंग चेन आइसोमर्स भी नहीं हो सकता है। चैन भी, ये क्या हो जाएगा फिर, ये आपको क्या दिख रहा है बेटा, देखिए कार्बन कार्बन स्केलेटन दोनों में अलग अलग हैं। देखिए जो कार्बन कार्बन का स्ट्रक्चर है यानी कि स्केलेटन है वो डिफर कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा, ये दोनों चैन आइसोमर्स होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, ध्यान रखिएगा। और एक टिपिकल एग्जाम्पल और है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बेंजीन पे आपने लगा दिया एथाइल, और ये बेंजीन पे आपने 2 मेथाइल लगा दिया, ठीक। ये दोनों में आपस में रिलेशन अगर पूछा जाए कौन से आइसोमर्स हैं, तो ये भी आपस में चैन आइसोमर्स होंगे, ठीक। तो ये दोनों टिपिकल एग्जाम्पल हैं बेटा, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात बेटा छूट गई रिंग चैन आइसोमर्स में, कि रिंग चैन आइसोमर्स जो हैं, रिंग चैन आइसोमर्स को हम लोग फंक्शनल आइसोमर्स भी बोल सकते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स भी बोल सकते हैं। अगर ऑप्शन में रिंग चैन नहीं दिया गया है तो फंक्शनल दिया गया है, तो फंक्शनल आइसोमर्स भी बोल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात आप नोट कर लीजिएगा। अगला हमारा आइसोमर्स है बेटा फंक्शनल आइसोमर्स। अगला हमारा आइसोमर्स है बेटा फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा, आइए डेफिनेशन देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट, but differ in the फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। Fg का मतलब हुआ फंक्शनल ग्रुप, ठीक, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, but differ in the functional group present are called फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, Fi का मतलब फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं बेटा, जैसे हमें जनरल फार्मूला दिया गया, फर्स्ट एग्जाम्पल कि जनरल फार्मूला दिया गया CnH2n+2O। ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है एल्कोहल और ईथर्स, एल्कोहल एंड ईथर्स एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिएगा C4H10O अगर हमें दिया गया है तो ये क्या होगा बेटा, एल्कोहल ईथर होगा। देखिएगा इसका स्ट्रक्चर CH3CH2 CH2 CH2 OH, और ईथर के लिए आप क्या करिए, इस ऑक्सीजन को कहीं बीच में लगा दीजिए, CH3 CH2 मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिए, CH2 CH3, ठीक। ये आपस में क्या हैं, ये अल्कोहल है, ये ईथर ग्रुप दिख रहा है, इसलिए ये आपस में क्या है बेटा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक। फिर अगला एग्जाम्पल देखिए, इसको नोट करिए। अगला एग्जाम्पल देखिए बेटा, अगला क्या है, दूसरा जनरल फार्मूला अगर दिया गया है CnH2nO, तो इसमें क्या बन सकता है बेटा, इस जनरल फार्मूले का आप क्या बना सकते हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पे दिख रहा होगा बेटा CnH2n, इसका क्या मतलब हुआ, ये एल्कीन है और एल्कीन में एक डबल बॉन्ड होता है। तो कहने का मतलब बेटा या तो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में आएगा, या तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आएगा, या तो एक रिंग बन जाएगा। अगर एक डबल बॉन्ड है या तो कार्बन कार्बन के बीच में आएगा, या तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आएगा, या तो एक रिंग बन जाएगा। तो इस जनरल फार्मूले का कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन सकता है बेटा, एक तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है इस जनरल फार्मूले पे, एल्डिहाइड कीटोन्स जो कि एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं। और क्या बन सकता है बेटा, अनसेचुरेटेड
एल्कोहल बन सकता है। अनसैचुरेटेड एल्कोहल कब बनेगा? जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए। या फिर अनसैचुरेटेड एल्कोहल बन जाएगा, सॉरी अनसैचुरेटेड ईथर बन सकता है बेटा, जब कार्बन कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड आए तो तब या तो अनसैचुरेटेड एल्कोहल बनेगा या तो अनसैचुरेटेड ईथर बनेगा। ठीक। और जब साइकिल बनेगा बेटा तो क्या बन सकता है? साइक्लिक एल्कोहल बन सकता है, साइक्लिक एल्कोहल या साइक्लिक ईथर। ठीक, इतनी चीज़ें इस जनरल फार्मूले पे बन सकती हैं। ठीक है बेटे, तो इसका एक हम लोग एग्जाम्पल करके देखते हैं बेटा। तो हमारा एग्जाम्पल है C3H6O। ठीक, तो या तो ये एल्डिहाइड कीटोन होगा या तो अनसैचुरेटेड एल्कोहल ईथर होगा या साइक्लिक एल्कोहल ईथर होगा। तो सारे बनाते हैं हम लोग, सारे स्ट्रक्चर। ठीक, तो सबसे पहले बेटा अगर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना तो क्या हो गया? ये या तो एल्डिहाइड या तो कीटो हो जाएगा। ठीक, और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना तो या तो अनसैचुरेटेड एल्कोहल ये हो गया या तो अनसैचुरेटेड ईथर हो सकता बेटा। ठीक, या तो अनसैचुरेटेड एल्कोहल या तो अनसैचुरेटेड ईथर। और जब साइकिल बन गया तो या तो साइक्लिक एल्कोहल हो सकता है या तो साइक्लिक ईथर हो सकता है। ठीक, तो कहने का मतलब बेटा इस जनरल फार्मूले पे सबसे इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड कीटोन। CnH2nO अगर जनरल फार्मूला है तो या तो एल्डिहाइड कीटोन बनेगा या तो अनसैचुरेटेड एल्कोहल या तो अनसैचुरेटेड ईथर या साइक्लिक एल्कोहल या साइक्लिक ईथर बनेगा। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा एल्डिहाइड कीटोन, आप जो ध्यान में रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान तो सब रखना है बट सबसे इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड कीटोन। ठीक, इतना नोट करिए, फिर देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला हमारा फंक्शनल आइसोमर्स क्या है बेटा? अगर जनरल फार्मूला दिया गया है CnH2nO2। ठीक, तो क्या क्या फंक्शनल आइसोमर्स बन सकते हैं इस पे? तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बेटा जो वो है हमारा एसिड और एस्टर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट है इस जनरल फार्मूले पे कि एसिड और एस्टर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ठीक, या फिर इसमें बन सकता बच्चों हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। हाइड्रोक्सी कार्बोनिल भी इम्पॉर्टेंट है। और क्या क्या बनेगा ये चीज़ें हम आपको अभी बना के दिखाते हैं एक एग्जाम्पल से। ठीक है, तो इसमें भी आपको बेटा क्या दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है CnH2n यानी एल्कीन दिख रहा है, और एल्कीन में एक डबल बॉन्ड होता है। तो या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगा। ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग एक एग्जाम्पल से करते हैं। मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल है बेटा C3H6O2। ठीक, तो पहले एसिड और एस्टर बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एसिड। ठीक, और ये हमारा हो गया एस्टर। ये एस्टर हो गया, ये एस्टर ग्रुप है बेटा और ये एसिड ग्रुप है। ठीक, और हम क्या बना सकते हैं? हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बना सकते हैं। तो हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कब बनेगा बेटा? जब इस OH को यहाँ कहीं लगा दिया जाए। हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या होता है बेटा? कार्बोनिल ग्रुप का मतलब होता है या तो कीटो ग्रुप हो या तो एल्डिहाइड ग्रुप हो। ठीक, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ठीक, और हाइड्रोक्सी तो आप समझ ही रहे हैं, एल्कोहल ग्रुप को बोलते हैं, यानी OH ग्रुप को हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। तो आइए इस OH को अगर इधर लगा दिया जाए बेटा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। ठीक, और इस पे क्या बन सकता है बेटा? वैसे साइकिल भी बन सकती है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड बनाना चाहें एक बना दें तो हमें 2 OH बचेगा। देखिए 2 OH लगा देंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाते हैं तो 2 OH लगा देंगे। इसी तरीके से हम ईथर भी इसका बना सकते हैं। देखिए कैसे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, एक ईथर हो गया, बीच में हमने O ग्रुप डाल दिया ऑक्सीजन और एक अल्कोहल लगा दिया इधर। ठीक, और इसका क्या बन सकता है अगर साइकिल बनाना चाहें?
अगर साइक्लिक अल्कोहल बनाना चाहें तो सिंपल है, 2 OH ग्रुप लगा दीजिए, ठीक। और ईथर बनाना है तो आपको एक ईथर होगा, एक अल्कोहल ग्रुप लगा सकते हैं। तो इतने पॉसिबिलिटी हैं इस जनरल फार्मूले पे CnH2nO2 पे, इतनी सारी पॉसिबिलिटी हैं। देखिए कौन से, एक ये है, एक ये है, जो आपस में ये क्या है, एसिड है, ये एस्टर्स है। एसिड एस्टर्स आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। और दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है एसिड एस्टर देन हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, ठीक। ये 3 आप ध्यान रखिएगा, बाकी आप बना लेंगे अपने कॉमन सेंस से, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर देन आगे बढ़ते हैं, कौन सा फंक्शनल आइसोमर्स है उस पर बढ़ते हैं, ठीक। बेटा फंक्शनल आइसोमर्स में हमारा 3 एग्जाम्पल हो चुका है, और चौथा हमारा एग्जाम्पल है बेटा फिनॉल और एल्कोहल। फिनॉल एंड एल्कोहल एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। अब फिनॉल क्या होता है बेटा, अगर बेंजीन रिंग पे एक OH ग्रुप लगा दिया जाए, इसको बोलेंगे फिनॉल, ठीक है। और एल्कोहल आप समझते ही हैं, किसी भी अल्काइल ग्रुप से OH लगा दीजिए तो उसको एल्कोहल बोलते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्या है बेटा, फिनॉल है, ये है फिनॉल डेरिवेटिव, इसको बोलेंगे फिनॉल डेरिवेटिव। ये फिनॉल होगा और कोई ग्रुप लगा देंगे तो उसको बोलेंगे फिनॉल डेरिवेटिव, मतलब फिनॉल से उत्पन्न हुआ, फिनॉल डेरिवेटिव। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एल्कोहल। अब फिनॉल और एल्कोहल एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक। और पांचवा हमारा है बेटा पांचवा हमारा है नाइट्रो और नाइट्रीटो, नाइट्रो एंड नाइट्रीटो। NO2 ग्रुप को बोलते हैं नाइट्रो, और RONO को बोलते हैं नाइट्रीटो। और छठा हमारा है बेटा साइनाइड और आइसोसाइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। अब साइनाइड क्या होता है, CN ग्रुप को बोलते हैं साइनाइड। तो यहाँ पे CN कैसे जुड़ा होता है बेटा, इस तरीके से बॉन्डिंग होती है। और आइसोसाइनाइड क्या होता है, RNC, यानी कि अल्काइल ग्रुप से नाइट्रोजन जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड। अब इसका बॉन्डिंग कैसे होता है ये देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना लेगा। अब कार्बन का केवल 2 ही बॉन्ड बन गया है, 2 बॉन्ड और चाहिए कार्बन को। तो ये क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो ये हमारा होता है आइसोसाइनाइड। और 7वां हमारा हो जाएगा बेटा एमाइड्स एंड ऑक्जाइम्स। 7वां हमारा है एमाइड्स एंड ऑक्जाइम, ठीक। एमाइड क्या होता है, RCONH2, इसको बोलते हैं एमाइड्स। ऑक्जाइम क्या होता है, RCH≡NOH को ऑक्जाइम बोलते हैं। C≡NOH ग्रुप को बोलते हैं ऑक्जाइम ग्रुप, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, इतना नोट करिए, फिर आगे देखते हैं और कौन कौन से फंक्शनल आइसोमर्स हैं। तो 8वां हमारा क्या है बेटा, 7 हो चुका है। 8वां है डिफरेंट डिग्री ऑफ एमीन्स, डिफरेंट डिग्री ऑफ एमीन्स। डिफरेंट डिग्री ऑफ एमीन्स जो होते हैं वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। जैसे CH3 CH2 CH2 NH2, ये होता है 1 डिग्री एमीन्स। जब नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री एमीन्स। जब नाइट्रोजन से बेटा 2 कार्बन जुड़ जाए तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री एमीन्स, ये होगा हमारा 2 डिग्री एमीन्स। जब नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़ जाएं बेटे, देखिए इस तरीके से सारे हाइड्रोजन हट गए, 3 कार्बन जुड़ गए, इसको बोलेंगे 3 डिग्री एमीन्स। अब ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे बेटा, ठीक। अगला हमारा है बेटा, इसको नोट करिए फिर अगला देखते हैं। 9 नंबर हमारा है बेटा डिफरेंट डिग्री ऑफ एमाइड्स।
डिफरेंट डिग्री ऑफ एमाइड्स। एमाइड ग्रुप क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था बेटा, CON जो ग्रुप होगा इसको बोलेंगे एमाइड्स, ठीक है। तो डिफरेंट डिग्री ऑफ एमाइड्स एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। इसका एग्जांपल देखिए बेटा, CH3 CH2 CH2 CONS2, ये होता है 1 डिग्री एमाइड्स। जब नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा होगा तो 1 डिग्री एमाइड्स बोलेंगे। जब हमारा नाइट्रोजन बेटा 2 कार्बन से जुड़ जाए इस तरीके से, यानी कि यहाँ का CH3 हमने यहाँ पे लगा दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 2 डिग्री एमाइड्स। और जब यही नाइट्रोजन बेटे हमारा 3 कार्बन से जुड़ गया, इसको बोलेंगे 3 डिग्री एमाइड्स। और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइड्स एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक, इसको नोट करिए। और लास्ट हमारा है बेटा थायोल्स एंड थायोईथर। थायोल्स एंड थायोईथर। थायो का मतलब होता है जब सल्फर आ जाए बेटा तो उसको बोलेंगे, ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर, तो उसको बोलेंगे थायो, ठीक। तो ये थायोल्स और थायोईथर क्या होता है, अगर RSH है तो इसको थायोल्स बोलेंगे, या फिर इस तरह लिखिए CH3 CH2 SH, ठीक। अब थायोईथर क्या हो जाएगा, इधर CH3 इधर CH3, ये हमारा थायोईथर, ये थायोल्स, यानी कि थायोल्स और थायोईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, ठीक है। अब यहीं पे बेटा हमारा फंक्शनल आइसोमर्स फिनिश होता है, मतलब इतना नॉलेज फंक्शनल आइसोमर्स में काफ़ी है, ठीक है। तो इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा हमारा क्या है बेटा, अगला आइसोमर्स है मेटामेरिज्म, ठीक है। तो मेटामेरिज्म क्या होता है बेटा, इसका डिफिनीशन हम लोग देखते हैं। कंपाउंड, तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट, but differ in the arrangement of alkyl group, differ in the arrangement of alkyl group around polyvalent atom और पॉलीवैलेंट ग्रुप, यानी कि मेटामेरिज्म क्या होता है बेटा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट, बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुपिंग अराउंड पॉलीवैलेंट एटम और पॉलीवैलेंट ग्रुप। पॉलीवैलेंट एटम का मतलब ऐसा एटम जिसकी वैलेंसी एक से ज़्यादा हो, या पॉलीवैलेंट ग्रुप जिसका वैलेंसी एक से ज़्यादा हो, उसको पॉलीवैलेंट ग्रुप बोलेंगे। आर कॉल्ड मेटामेरिज्म, आर कॉल्ड या मेटामर्स, उनको बोलेंगे, ऐसे कंपाउंड को मेटामर्स बोलेंगे, और ऐसी फेनोमेना को बोलेंगे मेटामेरिज्म, ठीक है। तो कहने का मतलब मेटामर्स having different alkyl grouping, having different alkyl grouping, इसका मतलब ग्रुपिंग, ठीक है। having different alkyl grouping around polyvalent atom or polyvalent group, ठीक है बेटा। तो इस पॉलीवैलेंट एटम और पॉलीवैलेंट ग्रुप का मतलब आप समझ गए होंगे। पॉलीवैलेंट एटम का मतलब ऐसा एटम जिसकी वैलेंसी एक से ज़्यादा हो, और ऐसा ग्रुप जिसका वैलेंसी एक से ज़्यादा हो उसको पॉलीवैलेंट ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तो मोनोवैलेंट क्या हो सकता है बेटा, मोनोवैलेंट क्या हो सकता है फिर, मोनोवैलेंट एटम हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा मोनोवैलेंट एटम या तो हाइड्रोजन हो सकता है,
या तो हैलोजन हो सकता है। बट क्या मोनोवैलेंट एटम मेटामेरिज्म शो कर सकता है? नहीं शो कर सकता है। इसी तरीके से मोनोवैलेंट ग्रुप भी होते हैं, मोनोवैलेंट ग्रुप भी होते हैं। जैसे OH, अगर पूरा ग्रुप आप हमने लिया तो OH एक मोनोवैलेंट ग्रुप है। साइनाइड, आइसोसाइनाइड हो गया, ये मोनोवैलेंट ग्रुप है, ठीक। एसिड पूरा ग्रुप मोनोवैलेंट होगा। एल्डिहाइड, हेलोकार्बोनिल, ये पूरा ग्रुप मोनोवैलेंट होगा। और मोनोवैलेंट ग्रुप क्या मेटामेरिज्म शो करेंगे? नहीं शो करेंगे। तो मेटामेरिज्म कौन शो करेगा बेटा? पॉलीवैलेंट एटम और पॉलीवैलेंट ग्रुप। अब पॉलीवैलेंट एटम क्या होता है, पॉलीवैलेंट ग्रुप क्या होता है, आगे देखते हैं, इतना नोट करिए पहले। अब बेटा पॉलीवैलेंट एटम में क्या क्या आता है? पॉलीवैलेंट एटम में क्या हो सकता है बेटा? ऑक्सीजन हो सकता है जो ईथर्स में आता है, पॉलीवैलेंट एटम हो सकता है। अब इसके अराउंड एल्काइल ग्रुपिंग अलग अलग हो सकता है। या फिर नाइट्रोजन हो सकता है जो एमीन्स में आता है। या फिर फास्फोरस हो सकता है जो फास्फीन में आता है। या फिर सल्फर हो सकता है जो थायोएल्कोहल में आता है। इसको बोलेंगे बेटा एटसेट्रा, इसको बोलेंगे पॉलीवैलेंट एटम। और इसके अराउंड एल्काइल ग्रुपिंग डिफरेंट हो सकता है, इसीलिए इसमें पॉलीवैलेंट एटम्स जो है मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं, ठीक। पॉलीवैलेंट ग्रुप क्या होते हैं बेटा? पॉलीवैलेंट ग्रुप क्या हो सकते हैं? पॉलीवैलेंट ग्रुप क्या हो सकता है बेटा? कीटो हो सकता है, थायो कीटो हो सकता है। थायो का मतलब सल्फर, ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दीजिए सल्फर को, तो थायो कीटो हो जाएगा। या फिर बेटा ये क्या है? एस्टर हो सकता है हमारा। या फिर एमाइड्स हो सकता है। या हमारा ये क्या है बेटा? एनहाइड्राइड ग्रुप है। एनहाइड्राइड ग्रुप भी मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं, एटसेट्रा। तो ये जो ग्रुप है बेटा ये है पॉलीवैलेंट ग्रुप, और इसके अराउंड एल्काइल ग्रुपिंग डिफरेंट हो सकता है, इसका मतलब ये मेटामेरिज्म शो कर सकता है, ठीक। तो इतना नोट करिए, फिर आगे एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। तो बच्चों आइए फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। हमें क्या पूछा है? ये 3 कंपाउंड्स दिए गए हैं और इनमें रिलेशन पूछा जा रहा है, फर्स्ट में, सेकेंड, थर्ड में, और फर्स्ट और थर्ड में, ठीक है। तो पहला दूसरा आपको क्या दिख रहा होगा बेटा? यहाँ पे ये हमारा क्या है? पॉलीवैलेंट एटम है, ऑक्सीजन। और इसके अराउंड अगर आप देखते हैं बच्चों ये क्या है? प्रोपाइल ग्रुप है। ये हमारा मेथाइल ग्रुप है। ये एथाइल ग्रुप है, ET, ये भी एथाइल ग्रुप है। यानी कि पॉलीवैलेंट एटम के अराउंड आपको क्या दिख रहा है बेटा? एल्काइल ग्रुपिंग चेंज हो रहा है दोनों मॉलिक्यूल्स में, इसका मतलब ये मेटामर्स होगा, ठीक है। बट हमें कुछ लोगों को ऐसा भी दिख रहा होगा बेटा कि ये ऑक्सीजन का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो पोजीशन आइसोमर्स भी होना चाहिए, लेकिन ये पोजीशन आइसोमर्स नहीं होगा बेटा। कहीं कहीं हमें बड़ा डाउट होता है बेटा कि ये मेटामर्स है कि पोजीशन आइसोमर्स। तो इस चीज़ को ऐसे समझिएगा बेटा, एक एग्जाम्पल से देखिए यहाँ पे OH यहाँ पे लगा है पहले पोजीशन पे, यहाँ पे OH हमने सेकेंड पोजीशन पे लगा दिया, ठीक। अब आपको दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है बेटा? आपको दिख रहा है कि ये दोनों साफ साफ पोजीशन आइसोमर्स हैं। तो पोजीशन आइसोमर्स में क्या होता है बेटा कि अगर आप किसी भी ग्रुप का पोजीशन चेंज कर पाएँ बिना कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़े, बिना कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़े पोजीशन आपने चेंज कर दिया, तो वो पोजीशन आइसोमर्स होगा। अगर पोजीशन चेंज करने के लिए बेटा कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना पड़ा, देखिए अगर हमने ऑक्सीजन का पोजीशन चेंज करना चाहा यहाँ पे, तो हमें कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ के यहाँ बीच में ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा करना पड़ा हमें, तो वो पोजीशन आइसोमर्स नहीं होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो समझने के लिए इस बात को ध्यान रखिएगा बेटा कि अगर हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना पड़ा पोजीशन चेंज करने के लिए किसी भी ग्रुप का, तो वो पोजीशन आइसोमर्स नहीं होगा, वो मेटामर्स ही होगा। और अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड को नहीं तोड़ना पड़ा, बिना कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़े पोजीशन हमने शिफ्ट कर पाए, तो पोजीशन आइसोमर्स होगा, ठीक। तो आइए सेकेंड और थर्ड में देखते हैं। सेकेंड और थर्ड में आपको पॉलीवैलेंट एटम दिख रहा है, यहाँ पे मेथाइल है हमारा,
ये हमारा क्या है, प्रोपाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है, ठीक है। अब इस पॉलीवैलेंट एटम के अराउंड दोनों में ग्रुपिंग अलग अलग है। देखिए यहाँ पे मेथाइल और प्रोपाइल है, यहाँ पे एथाइल एथाइल है, इसका मतलब ये भी मेटामर्स होगा बेटा, ठीक। बट फर्स्ट और थर्ड में देखिए बेटा क्या है, फर्स्ट और थर्ड में आपको अगर एक तरफ सेम दिख गया बेटा, किसी भी एक तरफ अगर एल्काइल ग्रुपिंग सेम दिख गई ऑक्सीजन के केस में, नाइट्रोजन के केस में हमें 3 बॉन्ड देखना होता है बेटा, 3 बॉन्ड होता है, तो अगर एक तरफ सेम भी दिख गया, एक तरफ अगर एल्काइल ग्रुपिंग सेम दिख गया मान लीजिए इस तरीके से, तो भी ये मेटामर्स हो सकता है, ठीक है। बट ऑक्सीजन के केस में अगर एक तरफ हमको अगर सेम दिख गया बेटा मेथाइल मतलब कि अल्काइल ग्रुपिंग, तो हमें डाउट करना है, ठीक है। अगर एक तरफ एल्काइल ग्रुपिंग डिफरेंट दिख गया मतलब सेम दिख गया तो हमें डाउट करना है। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा बेटा कि इस OCH3 को बिना बॉन्ड तोड़े यहाँ पे लाया जा सकता है, बिना कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़े यहाँ पे लाया जा सकता है बीच में। देखिए ये 1 2 3, ये 1 2 3, यानी कि ये OCH3 यानी कि मेथॉक्सी ग्रुप पहले फर्स्ट पे था, इसमें सेकंड पे आ गया, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली पोजीशन आइसोमर्स होंगे, ठीक। तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुआ होगा बेटा कि पोजीशन और मेटामर्स कब बोलेंगे एक दूसरे को, ठीक। तो इतना नोट करिए, फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। यहाँ पे हमारा जो ग्रुप है पॉलीवैलेंट ग्रुप, ये क्या है, एस्टर ग्रुप है, पॉलीवैलेंट ग्रुप एस्टर है। अब पॉलीवैलेंट ग्रुप के अराउंड यहाँ पे ये मेथाइल ग्रुप है हमारा, ये एथाइल ग्रुप है, ये एथाइल ग्रुप है, ये मेथाइल ग्रुप है। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखिए पहले एग्जाम्पल में, तो मेथाइल किससे लगा हुआ है, कार्बन से, और यहाँ पे ऑक्सीजन से लगा हुआ है। और यहाँ तो बेटा इन दोनों एग्जाम्पल्स में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पे जो मेथाइल ग्रुप है कार्बन से लगा हुआ है, यहाँ पे मेथाइल ग्रुप ऑक्सीजन से लगा हुआ है। बट यहाँ पे एथाइल ग्रुप ऑक्सीजन से लगा हुआ है, तो यहाँ पे एथाइल ग्रुप जाके कार्बन से लग गया है। तो कहने का मतलब अगर इस तरह का एग्जाम्पल हमें दिखे बेटा R1COO R2 और दूसरा हो R2COO R1 टाइप का, तो ये डेफिनेटली मेटामर्स होगा, ठीक है। उसमें सोचना ही नहीं है बेटा, तो ये हमारा मेटामर्स है, ठीक। अब अगला एग्जाम्पल है बेटा कीटो के केस में कैसे देखना है हमें। तो कीटो क्या होता है, एक पॉलीवैलेंट एटम होता है, पॉलीवैलेंट एटम होता है, पॉलीवैलेंट ग्रुप होता है। अब इसके दोनों तरफ इधर क्या लगा हुआ है इस मॉलिक्यूल में, यहाँ पे एथाइल है हमारा, यहाँ पे एथाइल है, यहाँ पे प्रोपाइल है, और एक तरफ हमारा मेथाइल है। कहने का मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स में बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो एल्काइल ग्रुपिंग अलग अलग है, डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मेटामर्स हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं बेटा तो हमें ये भी दिखता है कि इस ऑक्सीजन को बिना हम कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टर्ब किए यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए बिना कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़े यहाँ से यहाँ आराम से शिफ्ट किया गया है। दोनों एग्जांपल्स में देखिए बिना कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़े यहाँ से यहाँ हमने शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये पोजीशन आइसोमर्स भी हो सकता है, ठीक। कहने का मतलब बेटा ये मेटामर्स भी है और पोजीशन आइसोमर्स भी है। बट हम कब मेटामर्स बोलेंगे कब पोजीशन बोलेंगे, तो जब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया हो बेटा, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन हो, तो उसमें हम मेटामर्स और पोजीशन आइसोमर्स दोनों टिक करेंगे। बट अगर हमारा सिंगल ऑप्शन वाला क्वेश्चन हो तो हमारा मेटामर्स ही पहली प्रायोरिटी होगा, ठीक। तो कहने का मतलब मेटामर्स की प्रायोरिटी हमारा ज़्यादा हो जाएगा पोजीशन आइसोमर्स से उस समय जब सिंगल ऑप्शन का क्वेश्चन हो, ठीक। तो इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी हमारा कीटो का ही एग्जाम्पल है बेटा। तो अब आप दोनों में देखिए कीटो ग्रुप क्या होता है, एक पॉलीवैलेंट ग्रुप होता है, पॉलीवैलेंट ग्रुप होता है। और पॉलीवैलेंट ग्रुप के अराउंड इधर हमारा एथाइल ग्रुप है, ये भी हमारा एथाइल ग्रुप है, ये हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, और ये हमारा क्या है बेटा, मेथाइल ग्रुप है। अब दोनों मॉलिक्यूल्स में पॉलीवैलेंट ग्रुप के अराउंड यानी कीटो के अराउंड एल्काइल ग्रुपिंग अलग अलग है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा मेटामर्स है, ठीक है बेटा, क्या है, मेटामर्स। बट अगर आप ध्यान से और देखिए बेटा इसमें और क्या हो सकता है, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है वो 5 कार्बन का है,
बट यहाँ पे प्रिंसिपल कार्बन चेन क्या है, 4 कार्बन का है। तो ये तो चैन आइसोमर्स भी हो सकता है, और चैन आइसोमर्स है भी बेटा। ये हम इसको चैन आइसोमर्स भी बोलेंगे और मेटामर्स भी बोलेंगे। और फिर वही बात क्या है कि आप कब चैन बोलेंगे, कब मेटामर्स बोलेंगे दोनों बेटा, ये दोनों है। बट अगर हमारा मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होगा तो हम मेटामर्स भी बोलेंगे और चैन आइसोमर्स भी बोलेंगे, और सिंगल ऑप्शन वाला क्वेश्चन होगा तो हमारा मेटामर प्रायोरिटी होगा। ठीक, तो इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारा है। बट इसको करने से पहले एक चीज़ देखिए बेटा कि एक कॉन्सेप्ट है कि फॉर मेटामेरिज्म दे शुड नॉट बी फंक्शनल आइसोमर्स, या फाई का मतलब फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। कहने का क्या मतलब हुआ बेटा कि अगर मेटामेरिज्म तभी होगा जब वो फंक्शनल आइसोमर्स नहीं होगा। अगर हमें वो फंक्शनल आइसोमर्स दिख रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल अगर फंक्शनल आइसोमर्स दिख गए तो वो फंक्शनल आइसोमर्स ही होंगे, वो मेटामर्स हो ही नहीं सकते। ठीक, तो इस स्टेटमेंट का यही मतलब है। ठीक, इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों हमें क्या पूछ रहा है इस सवाल में, पहला और दूसरा में क्या रिलेशन है। पहला और आप दूसरा देखते हैं बेटा। यहाँ पे हमको कौन सा ग्रुप दिख रहा है, ये पॉलीवैलेंट ग्रुप है। और कौन सा ग्रुप है बेटा, ये एस्टर है। और एस्टर के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुपिंग डिफरेंट है दोनों मॉलिक्यूल्स में। यहाँ पे प्रोपाइल है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे मेथाइल है, यहाँ पे एथाइल है। तो पहला दूसरा हमें मेटामर्स दिख गए, एल्काइल ग्रुपिंग अलग अलग है तो मेटामर्स हो गए। ठीक, और दूसरा और तीसरा में आपको क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ भी आपको क्या दिख गया, एस्टर दिख गया। और यहाँ पे आपको किस टाइप का दिख रहा है, दोनों मॉलिक्यूल्स आपको इस तरह दिख रहे हैं बच्चों, R1CO R2 और R2COO R1 टाइप का दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ये मेथाइल कार्बन से लगा हुआ है तो यहाँ पे मेथाइल ऑक्सीजन से लगा हुआ है, यहाँ पे एथाइल ऑक्सीजन से लगा हुआ है तो यहाँ पे जाके कार्बन से लग गया एथाइल। तो इस टाइप का हुआ तो डेफिनेटली मेटामर्स होगा। तो दूसरा और तीसरा भी मेटामर्स हो गया। अब तीसरा और चौथा देखिए बेटा, तीसरा और चौथा ये यहाँ पे क्या है बेटा, एस्टर है। बट यहाँ पे आपको क्या दिख गया बेटा, ये तो क्या होगा, ये OH है ना, तो ये हमारा एसिड हो गया। तो एस्टर और एसिड क्या होते हैं आपस में, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। तो ये फंक्शनल आइसोमर्स ही होगा, ये मेटामर्स नहीं हो सकता है। अगर कहीं भी हमको फंक्शनल आइसोमर्स दिख गया तो वो फंक्शनल आइसोमर्स ही होगा, मेटामर्स नहीं हो सकता है। और फर्स्ट और थर्ड में रिलेशन देखिए बेटा, फर्स्ट और थर्ड में आपको क्या दिख रहा है, एस्टर ही दिख रहा है। और यहाँ पे एस्टर के दोनों तरफ यहाँ प्रोपाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, ये एथाइल है, यहाँ पे मेथाइल है। यानी कि दोनों मॉलिक्यूल्स में एस्टर के अराउंड एल्काइल ग्रुपिंग डिफरेंट है, इसका मतलब ये मेटामर्स ही होगा। ठीक, तो इसको नोट करिए, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए आप। आपको ये दोनों कंपाउंड किस तरीके के दिख रहे हैं, R1COO R2 और ये क्या है, R2COO R1 टाइप का दिख रहा होगा। यहाँ पे R1 हमारा मान लेते हैं ये है और R2 ये है। ठीक, तो ये तो अब मेटामर्स होता ही है। अगर इस तरह का एग्जाम्पल है कहीं पे, कोई मॉलिक्यूल्स इस तरीके के हैं दोनों, तो वो तो मेटामर्स होते हैं डेफिनेटली। बट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा क्या हो सकता है, क्या मेटामर्स है, नहीं मेटामर्स नहीं है बेटा। आप यहाँ देखिए ये क्या है, ये फिनॉल ग्रुप है और यहाँ पे हमें ये अल्कोहल ग्रुप दिख रहा है बेटा। बेंजीन से डायरेक्टली OH लगा हुआ है, इसका मतलब ये फिनॉल ग्रुप है। और ये किसी अल्काइल ग्रुप से लगा हुआ OH, इसका मतलब ये अल्कोहल ग्रुप है। तो इन दोनों में आपको फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस दिख रहा है बेटा, इसका मतलब ये फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, मेटामर्स नहीं होंगे। ठीक, यानी कि जब भी हमें फंक्शनल आइसोमर्स दिख जाए तो फंक्शनल आइसोमर्स ही होगा, मेटामर्स नहीं हो सकता बेटा। ठीक, तो दोनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं ये वाला, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं फिर।
तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। इसमें आपको एमीन्स दिए गए हैं, एमीन्स दिया गया है, नाइट्रोजन पॉलीवैलेंट एटम दिया गया है और आपको पूछा है पहले और दूसरे में क्या रिलेशन है। फर्स्ट और सेकंड में आपको क्या रिलेशन दिख रहा है। फर्स्ट और सेकंड में आपको ये हमारा पॉलीवैलेंट ग्रुप है NH यानी 2 डिग्री एमीन्स, और इसके अराउंड यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे 5 कार्बन का अल्काइल ग्रुप, यहाँ 4 कार्बन का, यहाँ पे मेथाइल, यहाँ पे एथाइल, यानी कि पहले और दूसरे में पॉलीवैलेंट ग्रुप के अराउंड अल्काइल ग्रुपिंग अलग है। इसका मतलब पहला और दूसरा मेटामर्स है। पहले दूसरे में क्या रिलेशन हुआ, मेटामर्स है। दूसरा और तीसरा में आपको क्या दिख रहा है बच्चों, ये 2 डिग्री एमीन्स है और ये 1 डिग्री एमीन्स है। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन से 2 कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन से 3 कार्बन लगा हुआ है। इसका मतलब ये माफ़ करिएगा, ये 3 डिग्री एमीन्स है, ये 2 डिग्री एमीन्स है। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया बेटा। तो क्या ये मेटामर्स हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये फंक्शनल आइसोमर्स होगा। तीसरा और चौथा में आप देखिए, नाइट्रोजन के अराउंड यहाँ पे 4 कार्बन का एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे 1 कार्बन का, यहाँ पे 2 कार्बन का, बट एक सेम है। यहाँ भी मेथाइल है, यहाँ भी मेथाइल है। बट नाइट्रोजन के केस में हमने बताया था कि नाइट्रोजन के केस में बेटा कोई एक एल्काइल ग्रुप सेम होने से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर ये सेम होता है तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा नहीं बेटा, कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। इसके एक सेम होने से ऐसा है नहीं कि ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट एक हो गया, ऐसा तो है नहीं। यहाँ भी अलग सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ भी अलग सब्स्टिट्यूएंट है, तो एक एल्काइल ग्रुप के सेम होने से कोई दिक्कत नहीं है। ये तीसरा और चौथा में भी रिलेशन यही होगा कि ये तीसरा और चौथा भी मेटामर्स होगा, ठीक। बट चौथा और पांचवा में अगर आप देखते हैं, चौथा और पांचवा में यहाँ भी आपको अलग अलग एल्काइल ग्रुप दिख रहा होगा, बट एक सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, मेटामर्स है। बट तीसरा और पांचवा अगर आप ध्यान से देखिए बेटा, तीसरा और पांचवा में 2 एल्काइल ग्रुप सेम हो गया। देखिए 2 एल्काइल ग्रुप, यहाँ भी मेथाइल है, मेथाइल है, यहाँ भी मेथाइल है, मेथाइल है। अगर ये 2 एल्काइल ग्रुप सेम हो गया बेटा, तो ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ भी सेम हो गया, यहाँ भी सेम हो गया। अब ये चयन हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर 2 एल्काइल ग्रुप सेम हो गया बेटा तो आप डाउट करना, ठीक है, डाउट करना, और मेटामर्स पे डाउट करना कि मेटामर्स है कि नहीं है, और एकदम डेफिनेटली नहीं होगा नाइट्रोजन के केस में ऐसा। तो अगर हम देखें तीसरा और पांचवा में क्या है, ये 4 कार्बन का है, बट यहाँ पे ये पूरा ग्रुप का पोजीशन चेंज हुआ बेटा। ये 1 2 3 4 नंबरिंग करने पे ये पूरा ग्रुप किस पे आ गया, दूसरे नंबर पे। यहाँ पे 1 2 3 4 नंबरिंग करने पहले नंबर पे ही है। तो तीसरा और पांचवा में क्या रिलेशन हो गया, ग्रुप चेंज हुआ, इस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज हुआ। इसका मतलब तीसरा और पांचवा पोजीशन आइसोमर्स हैं, ठीक। तो आज का हमारा लेक्चर में बेटा अब मेटामर्स फिनिश हो चुका है, आपको फील भी आ चुकी होगी मेटामर्स की, और आज का जो लेक्चर हमारा बेटा यहीं पे हम फिनिश करते हैं, ठीक है। आपने आज क्या सीखा बेटा, आपने आज पढ़ा रिंग चेन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स और मेटामेरिज्म, तीन आपने सीखा है। और उसके पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा था चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म, यानी कि टोटल आपने 5 आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपने क्या पढ़ा, चेन, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल और मेटामेरिज्म। अब आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बेटा केवल टाटोमेरिज्म बचा है, ठीक। अब टाटोमेरिज्म हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, बट आप ये 5 रिवाइज करके आइएगा, ठीक। आप 5 रिवाइज करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और आप NCERT जरूर रीड करिए बेटा, ठीक है। और लेक्चर्स को अगर ना समझ में आए दोबारा देखिए, और लेक्चर्स को आप बेटा अगर आपको लेक्चर पसंद है तो जिनको ज़रूरत है उनके पास शेयर करिए और लाइक करिए बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।